गुड मॉर्निंग। आप सभी को चौधरी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में जनरल इंजीनियरिंग का मिक्स प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं या अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। इस वीडियो से पहले और भी वीडियो जनरल इंजीनियरिंग का डाला हुआ है। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर रन एट कांस्टेंट स्पीड एट ऑल लोड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोटर, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा रोटर है जो आपको ऑल लोड पर एक कांस्टेंट स्पीड से रन करता है। इसका राइट आंसर होगा ए, साइक्रोनस मोटर। एक्चुअली साइक्रोनस मोटर का स्पीड जो है NS = 120 F डिवाइड बाई P होता है। और ये F क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है, और P इज़ द नंबर ऑफ पोल। तो जो हमारा स्पीड है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल पे। यदि हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो स्पीड भी इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज करेंगे तो स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर लोड पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये ओनली फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, साइक्रोनस मोटर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, 4 पॉइंट स्टार्टर इज यूज्ड फॉर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 पॉइंट स्टार्टर हम किसके लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द आर्मेचर ऑफ ए DC शंट मोटर। DC शंट मोटर के आर्मेचर के लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है इसका, DC शंट मोटर। सी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है या रिवर्सिबल प्रोसेस है या आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका राइट आंसर होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, बी द राइट आंसर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, ए लिक्विड हैड surface tension sigma. The minimum work required to divide a spherical drop of this liquid of radius t into 8 equal size spherical drop. यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है जिसका स्फेयर है, ओके, और इस पे सरफेस टेंशन सिग्मा लग रहा है। सरफेस टेंशन कितना लग रहा है, सिग्मा। ये देखिए सरफेस टेंशन गिवन है, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको निकालना है मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड। ओके, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड हमें फाइंड आउट करना है इस ड्रॉप का। यदि ये एक ड्रॉप को स्फेरिकल ड्रॉप है, इसे हम 8 इक्वल साइज में डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली ये हमारा है स्फेयर जो कि लिक्विड ड्रॉप का है। इसका रेडियस यहाँ पे गिवन है t। इसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड 8 इक्वल पार्ट में से ब्रेक कर दिए। मान लेते हैं इसका रेडियस r है। हमारा जो सभी जितना भी हमारा ड्रॉप है 8, ये सभी के सभी ड्रॉप बराबर है। ओके, और 8 इक्वल साइज में हम क्या किए, इसे डिवाइड कर दिए। इसे हम 8 इक्वल साइज में डिवाइड कर दिए। ओके, तो इस केस में इसका जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे तो T और R के बीच रिलेशन निकल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई TQ इक्वल्स टू, ये हमारा 8 है तो 8 इंटू हमारा एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई RQ। ओके, यहाँ से आप 4/3 और पाई को कैंसिल कर दीजिए तो TQ, तो T से यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा, T इक्वल्स टू
2r। इसे आप सॉल्व कीजिएगा, जब अंडर रूट क्यूब करेंगे बोथ साइड तो हमें t इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 2r। तो यहाँ से r का वैल्यू और t और r के बीच क्या किए रिलेशन निकाल लिए। तो यहाँ r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r इक्वल टू t/2 हमें मिला। ओके, तो r और t के बीच रिलेशनशिप निकाले तो यहाँ पर हमें ये रेडियस इक्वल टू जो ये हमारा जो रेडियस है इसके आधा है। ठीक, ये जो r स्मॉल r है वो t का क्या है हाफ है। तो यहाँ से r इक्वल्स टू हमें मिल गया t/2। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको सिग्मा इक्वल टू होता है सिग्मा इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया, वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। तो इस वर्क डन तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, सिग्मा दिया हुआ है तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल्टा ए निकालना है के लिए तो सबसे पहले स्फेयर का एरिया, तो स्फेयर का एरिया क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया निकालेंगे तो पूरा स्फेयर में से हम क्या करेंगे, हम 8 इक्वल साइज हमारा स्फेयर है, 8 इक्वल साइज स्फेयर का क्या होगा एरिया ज़्यादा होगा और हमारा जो एक पूरा जो था इसका एरिया क्या होगा कम होगा, क्योंकि 8 इक्वल साइज में बटा तो इसका स्फेयर एरिया क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका एरिया माइनस इसका एरिया करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा चेंज इन एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 8 इंटू 4πr² माइनस यह हमारा एरिया क्या हो जाएगा 4πt²। ओके, क्योंकि इसका रेडियस t लिए हैं और इसका रेडियस हम r लिए हैं। तो 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए ड्रॉप से और यहाँ पर एक ही है तो 1 से किए हैं। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसका चेंज इन एरिया मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका देखिए कितना 8 है 4πr² है। तो r के जगह पे हम t अभी हम बताएं कि r का और t का बीच रिलेशन निकालें तो r इक्वल टू क्या फाइंड आउट किए थे t/2। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए t/2। तो 8 इंटू 4πt/2 का स्क्वायर माइनस 4πt²। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको 8πt² माइनस 4πt²। तो इससे आपको मिलेगा 4πt²। ओके, तो चेंज इन एरिया आपको मिल गया 4πt²। अब इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है चेंज इन एरिया में। तो यहाँ पर वर्क डन आपको निकल जाएगा। तो मिनिमम वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये दोनों हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन दैट कि 4πt² इंटू सिग्मा आपका राइट आंसर होगा। ओके, मिनिमम वर्क डन क्या हो जाएगा चेंज इन एरिया इंटू सिग्मा। चेंज इन एरिया हमें मिला है 4πt², तो 4πt² इंटू सिग्मा करेंगे वही हमारा मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4πt² इंटू सिग्मा। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द साइक्रोनस स्पीड ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर हैविंग 12 पोल्स एंड रनिंग ऑन 50 हर्ट्ज सप्लाई इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है साइक्रोनस स्पीड। ओके, आपको ये 3-phase इंडक्शन मोटर का साइक्रोनस स्पीड फाइंड आउट करना है। यदि आपको गिवन है 12 पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स आपको दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। नंबर ऑफ पोल्स कितना है, नंबर ऑफ पोल्स 12 है और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्ज। तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि साइक्रोनस स्पीड इक्वल टू होता है 120 f डिवाइड बाई p। ओके, तो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज यहाँ पुट करेंगे डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल 12। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 500 RPM। ओके, तो राइट आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट 6, द फ्रिक्शनलेस पिस्टन स्लोली कंप्रेस ए गैस इन एन एडियाबेटिक सिलेंडर, द एंट्रोपी चेंज विल बी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या है, एक आपके पास इसमें गैस भरा हुआ है और ये फ्रिक्शनलेस यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ और इससे हम क्या करें कंप्रेस कर रहे हैं।
ये जो हमारा कंटेनर है, सिलेंडर जो है वो एडियाबेटिक सिलेंडर है। तो अब इस पर हम लगा रहे हैं फ्रिक्शनलेस पिस्टन से, तो इस केस में हमारा एंट्रोपी चेंज किसके बराबर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C = 0। इसका जो एंट्रोपी चेंज होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा। सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट 7, the heat engine operates between 500 Kelvin and 300 Kelvin. The minimum heat absorption from the source for every kilojoule of work is। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे गिवन क्या है? एक हीट इंजन है जिसको हम 500 केल्विन एंड 300 केल्विन टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं। मीन्स दैट सोर्स और सिंक का टेम्परेचर आपको गिवन है। मिनिमम हीट ऑब्जर्प्शन फ्रॉम द सोर्स फॉर एवरी किलो जूल ऑफ वर्क डन। तो मिनिमम हीट ऑब्जर्प्शन में फाइंड आउट करना है उस सोर्स से यदि हमें वहाँ पर जो मिनिमम वर्क जो रिक्वायर्ड हो रहा है वो एवरी किलो जूल पर है। ओके, मीन्स दैट यहाँ पर आपको गिवन क्या है? T1 आपको दिया हुआ है 500 केल्विन और T2 भी गिवन है 300 केल्विन। ओके, यहाँ पे सोर्स का टेम्परेचर गिवन है और सिंक का टेम्परेचर गिवन है। तो इस केस में हम इफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे। और इफिशिएंसी इक्वल्स टू आप लोग पढ़े होंगे कि वर्क नेट डिवाइड बाय हमें हीट एब्जॉर्प्शन मिलता है। इफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है? इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय हीट ऑब्जॉर्प्शन। ओके, तो यदि हमारा इफिशिएंसी मैक्सिमम होता है तो इस केस में हमें वर्क जो हीट ऑब्जॉर्प्शन होगा क्या होगा? मिनिमम होना चाहिए। ओके, और ये मिनिमम हीट ऑब्जर्प्शन में पूछ रहा है तो मैक्सिमम इफिशिएंसी पहले फाइंड आउट करना होगा। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी इक्वल्स टू, यदि टेम्परेचर गिवन है तो आप यहाँ से इफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो T1 - T2 डिवाइड बाई T1 कीजिएगा तो इफिशिएंसी निकल जाएगा। तो 500 केल्विन माइनस 300 डिवाइड बाई 500, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 500 में से 300 जाएगा तो 200 बचेगा। तो 200 डिवाइड बाई 500 टू गिव द 2/5। यहाँ पे आपको इफिशिएंसी मिल गया 2/5। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वर्क डन आपको गिवन है, वर्क डन आपको 1 किलो जूल है। मीन्स दैट W इक्वल्स टू आपको 1 किलो जूल गिवन है। तो 1 किलो जूल इस W में पुट कीजिए, यहाँ से Q आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो Q मिनिमम निकालने के लिए वर्क डन डिवाइड बाई इफिशिएंसी। तो वर्क डन हमें 1 है और इफिशिएंसी हम निकालें 2/5। तो 2/5 को यहाँ पुट करेंगे तो इससे मिल जाएगा Q इक्वल्स टू 5/2। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 5/2 किलो जूल आपका मिनिमम हीट ऑब्जर्प्शन होगा। ओके, सोर्स से मिनिमम हीट ऑब्जर्प्शन जो होगा वो 2.5 होगा। यदि हम इसे कैंसिल करेंगे 5/2 को तो हमें क्या मिलेगा? 2.5 किलो जूल। 5 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 2.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या किए? इफिशिएंसी फाइंड आउट कर लिए। इफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या किए? T1 - T2 डिवाइड बाई T1 कर दिए। ओके, सोर्स का टेम्परेचर माइनस सिंक का टेम्परेचर डिवाइड बाय सोर्स का टेम्परेचर कीजिएगा तो इफिशिएंसी मिल जाएगा। और इफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है वर्क डन डिवाइड बाय हीट ऑब्जर्प्शन। तो यहाँ पर मिनिमम हीट ऑब्जर्प्शन निकालना है तो उसके लिए हमारा इफिशिएंसी मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप सोर्स और सिंक के थ्रू टेम्परेचर को जो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के थ्रू हम निकालते हैं इफिशिएंसी, तो मैक्सिमम इफिशिएंसी में मिलता है। तो इस केस में हमारा जो हीट ऑब्जर्प्शन मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। तो आपको 2.5 किलो जूल हीट ऑब्जर्प्शन चाहिए ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा C 2.5 किलो जूल। 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। QW इज अ, बताइए हमारा Q फॉर यहाँ पे गिवन है स्पेसिफिक हीट और W गिवन है आपका वर्क डन। तो इस केस में हमारा Q और W कैसा फंक्शन होता है? पाथ फंक्शन है क्या स्टेट फंक्शन है? तो एक्चुअली जो हमारा हीट है और वर्क डन है ये दोनों को दोनों हमें पाथ फंक्शन होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा A। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? A, पाथ फंक्शन। नेक्स्ट 9, लिक्विड वाटर एट 1 atmosphere
and 0 degree Celsius freeze to ice, transferring heat to the surrounding also at 0 degree Celsius in this process. इन द प्रोसेस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लिक्विड वाटर एट 1 एटमोसफेयर एंड 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज एट आइस। बोल रहा है कि एक लिक्विड वाटर है, ओके, और इस जो हमारा वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमोसफेयर प्रेशर पे वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है सराउंडिंग में, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस से ही हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन है और इस केस में हमारा जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है सराउंडिंग में। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एक्चुअली ऐसा प्रोसेस जब होता है तो इंट्रोपी हमारा वाटर का तो डिक्रीज करता है, बट हमारा जो इन्वर्स का जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो हमारा इन्वर्स में जो रहेगा वो कांस्टेंट होगा, बट वाटर का जो इंट्रोपी होगा वो डिक्रीज करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द इंट्रोपी ऑफ वाटर डिक्रीज but that of the inverse remains constant, to be the right answer, okay। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। amorphous glass is expected to have zero value of entropy at 0 Kelvin, the statement is। एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें बोल रहा है कि amorphous glass is expected to have zero value of entropy at 0 Kelvin। यहाँ पे एक amorphous glass है जिसका entropy वैल्यू 0 है 0 Kelvin पे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक नट साइमन साहब जो थे उसने बोला था कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है उसका एंट्रोपी 0 होता है एट 0 केल्विन 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ओके। तो आपको 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 है, ठीक। तो एमॉर्फस जो होता है वो नॉन क्रिस्टलाइन है, ओके। एमॉर्फस ग्लास जो कैसा है, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। तो नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जब हमारा 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 होता है तो इस केस में हमारा नॉन क्रिस्टलाइन का सब्सटेंस का 0 केल्विन पर 0 एंट्रोपी हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। दोनों हमारा क्या है, अपोजिट है। तो इस केस में हमारा 0 केल्विन पर एंट्रोपी वैल्यू जो एमॉर्फस ग्लास का है, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, इसका 0 वैल्यू नहीं होगा। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट 11 देखिए, बोल रहा है ग्रिट इज। ग्रिट क्या है, एक्चुअली ग्रिट चैम्बर जहाँ होता है उसमें हम ग्रिट को रिमूव करते हैं। ये आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जब आप सिविल में पढ़ेगा तो उसमें ये गिवन है। तो एक्चुअली ग्रिट हमारा आयरन का पार्टिकल हो गया और भी सिल्ट वगैरह का जो पार्टिकल हो गया वो सब पार्टिकल आ जाते हैं। तो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो ग्रेटर देन 2.65 होता है, तो उसे हम ग्रिट में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इनर्ट मैटर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 2.65। नेक्स्ट 12, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग। एक्चुअली यहाँ पर स्लज होगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक्चुअली एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो इन्वॉल्विंग होता है ये एरोबिक बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व करता है, ओके, और प्रोटोजोआ और एल्गी के साथ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, एरोबिक बैक्टीरिया प्लस प्रोटोजोआ प्लस एल्गी। तो यहाँ पे बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 13, स्लज डाइजेशन इज। बताइए स्लज डाइजेशन क्या है, डिस्पोजल ऑफ स्लज है या डाइल्यूशन ऑफ स्लज है या स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज है। तो स्लज डाइजेशन हम स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज, ओके, स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एनारोबिक स्लज डाइजेशन मेनली इट। देखिए हमारे पास जब हम स्लज को डाइजेस्ट करते हैं तो दो प्रोसेस से करते हैं, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक के केस में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है। जब भी बैक्टीरिया है वो कॉम्प्लेक्स मैटर या अपने खाना को खाएगी
तो उसे ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा, बिना ऑक्सीजन का वो काम नहीं करेगी। लेकिन एनारोबिक को ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक। कोई भी कॉम्प्लेक्स मेटल हो गया, उस बैक्टीरिया क्या करेगा, बिना ऑक्सीजन का वो क्या करेगा, उसे खाएगा। और खाने के बाद वो इन प्रोडक्ट जो बनाता है उसमें हाईली अमाउंट में मीथेन बनाता है। क्या बनाता है, मीथेन CH4, और साथ में CO2 भी रिलीज करता और एनर्जी भी रिलीज करता है। तो यहाँ पर एनारोबिक है, तो एनारोबिक मेनली हम करते हैं मीथेन को ऑब्टेन करने, क्योंकि मीथेन में हमारा क्या है, हाईली कैलोरीफिक वैल्यू होता है जिसे हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, मीथेन। नेक्स्ट, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इज मेनली ड्यू टू, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इज मेनली ड्यू टू, एक्चुअली वाटर बॉडी में जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है वो मेनली डिजॉल्व ऑक्सीजन के कारण होता है। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा वाटर बॉडी हमारा हमेशा ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन करता है, अपने आप में ये खुद को प्यूरिफाई कर लेता है। ओके, यदि कोई भी रिवर है या कैनाल है तो वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो उस केस में वो अपने आप को क्या करता है, सेल्फ प्यूरिफाई करता है। तो ये होता है क्यों, क्योंकि इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिजॉल्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट 16 आपके स्क्रीन पर है, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू वाटर इट्स pH वैल्यू, यदि हम वाटर में ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं तो pH वैल्यू इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर जब भी हम वाटर में ऐड करेंगे तो उसका pH वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो राइट आंसर इसका ए होगा, इंक्रीज। pH वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट 17, if the total hardness of water is greater than its alkalinity, the carbonate hardness will be equal to, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको बोल क्या रहा है, पहले ये समझिए। टोटल हार्डनेस है, ये हमारा ग्रेटर है, ओके, किससे, अल्कलिनिटी से। तो अल्कलिनिटी से हमारा टोटल हार्डनेस गिवन है, तो टोटल हार्डनेस में हमारा दो हार्डनेस आ जाता है, एक तो हमारा कार्बोनेट हार्डनेस और दूसरा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस को हम टेम्पोररी हार्डनेस भी कहते हैं और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को हम परमानेंट हार्डनेस भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर यदि अल्कलिनिटी से ज़्यादा टोटल हार्डनेस है तो इस केस में हमारा कार्बोनेट हार्डनेस भी है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी है। तो अल्कलिनिटी जो होगा वो हमारा कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस के बराबर हमारा अल्कलिनिटी हो जाता है, इसे हम कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। तो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हमारा हो जाएगा अल्कलिनिटी, और जो भी एक्स्ट्रा होगा टोटल हार्डनेस में वो हमारा हो जाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस का वो अमाउंट होगा। तो इस केस में हमारा जो अल्कलिनिटी होता है वो हमारा टोटल होता है कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अल्कलिनिटी इक्वल्स टू टोटल अल्कलिनिटी इक्वल्स टू कार्बोनेट हार्डनेस। ओके, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल टू टोटल अल्कलिनिटी। यदि हमारा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछता तब, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। और कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर है, तो अल्कलिनिटी हार्डनेस, अल्कलिनिटी के बराबर है। तो यहाँ पे अल्कलिनिटी का वैल्यू रखिए चाहे कार्बोनेट हार्डनेस का वैल्यू रखिए, दोनों सेम वैल्यू है। तो इस केस में आपको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मिल जाएगा, जो कि परमानेंट हार्डनेस भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, टोटल अल्कलिनिटी। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, A cantilever beam of rectangular cross section is subjected to a point load at its free end. If width and depth of the beam section are double, then the deflection at free end to the beam will be reduced to, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले नंबर की इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है कैंटिलीवर बीम है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। ओके, और कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर
पॉइंट लोड लग रहा है। कैसा लोड लग रहा है? पॉइंट लोड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसका विड्थ और डेप्थ को हम क्या कर रहे हैं? दुगना कर दे रहे हैं, डबल कर रहे हैं। विड्थ और डेप्थ जो है उससे हम क्या कर दे रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं। तो इस केस में हमें डिफ्लेक्शन बताइए कि फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, कितना रिड्यूस करेगा। तो परसेंटेज में आप पूछ रहा है, सभी वैल्यू क्या दिया हुआ? परसेंटेज में। तो जो रिडक्शन हो रहा है हमें डिफ्लेक्शन में, वो कितना परसेंट हमें रिड्यूस करेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कैंटिलीवर बीम बना लीजिए। ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, इस पर हमारा पॉइंट लोड P लग रहा है। ओके, ये P लोड हम मान लिए। तो इस केस में हमारा डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन हो जाता है कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर P लोड लगेगा तो डिफ्लेक्शन होगा PLQ डिवाइडेड बाई 3EI। ओके, यहाँ पर L जो है वो आपका गिवन है लेंथ, और P है लोड, E आपका हो गया यंग मॉडुलस इस मटेरियल का, और I जो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। देखिए P यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट यदि हम कैंटिलीवर यूज कर रहे हैं तो उस केस में ओनली हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा रहे हैं। यह हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसे केवल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कीजिएगा, ये आपका है, ये डेप्थ, ये आपका ये और ये पोर्शन आपको चेंज हो रहा है। ओके, तो इस केस में आपका लेंथ तो सेम है, लोड भी सेम है, और यंग मॉडुलस भी सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल भी सेम है। तो इससे हमें डिफ्लेक्शन में कोई भी वेरी नहीं देखने को मिलेगा। वेरी हमें देखने को मिलेगा वो आई के कारण, और आई हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है BDQ/12, BDQ/12। ओके, तो यहाँ पर बी जो है वो भी हमारा 2 टाइम्स हो रहा है, और डेप्थ भी है वो भी हमारा 2 टाइम्स हो जा रहा है। इसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे बी और डी का 2 टाइम्स, तो 2B हो जाएगा इंटू 2D का होल क्यूब डिवाइड बाई 12। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ से I डैश के टेस्ट निकालिएगा तो आपको 16 टाइम ये क्या हो जाएगा? I डैश इंक्रीज कर जाएगा। 2 है और 2 का क्यूब कीजिएगा तो 2 का 2 का क्यूब कीजिएगा तो आपको 8 मिलेगा। 8 और 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। ओके, 16। तो I डैश और I के बीच जो हम यदि करेंगे तो कितना I हमारा इंक्रीज कर गया? 16। ओके, यहाँ पे कितना इंक्रीज करेगा? 16। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, I डैश बाई I कीजिएगा तो इस केस में आपको मिल जाएगा 16। मीन्स दैट कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो 16 टाइम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यहाँ पर यदि I का वैल्यू हम पुट करेंगे तो PLQ 3E, और I के जगह पे आप पुट कीजिएगा इसे तो 16I के इसके रिस्पेक्ट में हमारा 16I मिल जाएगा। तो यहाँ पे 16 टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स दैट यदि हम इसे और इसे सॉल्व करेंगे एज ए रेशियो तो यहाँ हम इसे डैश मान लेते हैं, इसको सिग्मा, ये हमारा डिफ्लेक्शन पहला का या पहला सेकेंड का। इस केस में हमें चेंजिंग कितना को देखने को मिलेगा? 1/16 को, क्योंकि सभी वैल्यू सेम है तो सभी वैल्यू कैंसिल कीजिएगा तो आपको 16 आपको सिर्फ मिलेगा। तो 1/16 टाइम्स जो है वो रिड्यूस करेगा। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो डिफ्लेक्शन रिड्यूस करेगा 1/16 इंटू 100, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1/16 इंटू 100 को सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 6.25%। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A 6.25। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसमें चेंजिंग आ रहा है। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो आपको जो डिफ्लेक्शन है वो रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे 16 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर गया, तो वहाँ पर आपको जो रिडक्शन होगा वो 1/16 टाइम्स हमारा डिफ्लेक्शन रिड्यूस कर जाएगा। तो 1/16 टाइम्स को क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 6.25। नेक्स्ट 19, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस इन ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर
कैसा बीम है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम है। इस केस में आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, नहीं रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस का। टो मैक्स डिवाइड बाई टू एवरेज, इसका रेशियो पूछ रहा है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में। तो आपको बीम जो है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि टो मैक्स जो होता है रेक्टेंगुलर बीम क्रॉस सेक्शन के केस में एवरेज शियर स्ट्रेस का 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। कितना टाइम ज़्यादा होता है? 1.5 टाइम। तो इसका रेशियो निकालेगा तो आपको 1.5 मिलेगा। ओके, यदि ट्रायंगल रहता तब हमारे पास जो बीम है वो ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन करेगा तो उस केस में भी टू मैक्सिमम जो होता है 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है टू एवरेज से। और सर्कुलर केस में हमारा 4/3 1.33 ज़्यादा होता है, मतलब टू मैक्स इक्वल टू 1.33 टू एवरेज इन केस ऑफ द बीम ऑफ क्रॉस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ओके, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के केस में आपका जो बीम का शियर स्ट्रेस है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू 4/3 इंटू टू एवरेज होता है। तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो इस केस में 1.5 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 20, इन ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन बीम द बेंडिंग ए स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एट। बताइए राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आई सेक्शन सिमेट्रिकल बीम है। ओके, और इसका बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहाँ होगा। तो इसका मैक्सिमम जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो आपको टॉप और बॉटम पर होगा। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये एक्चुअल में नहीं है बट हमारा टॉप और बॉटम पे आई सेक्शन के केस में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मिलता है। यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है, शियर स्ट्रेस नहीं पूछ रहा। यदि शियर स्ट्रेस पूछता तो आपको न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम मिलता। ओके, बट बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है तो इस केस में टॉप और बॉटम सेक्शन पे मैक्सिमम फाइंड आउट होता है। तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 21, द सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट mt। यहाँ पर आपको गिवन है ट्विस्टिंग मोमेंट mt के बराबर। ओके, एंड बेंडिंग मोमेंट m। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एंड दैट ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू। देखिए एक सर्कुलर शाफ्ट गिवन है, उसमें जो ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है वो mt लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट लग रहा है वो m लग रहा है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण भी हमें स्ट्रेस डेवलप होगा और हमारा बेंडिंग मोमेंट के कारण भी स्ट्रेस डेवलप होगा। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो हमारा होता है मैक्सिमम स्ट्रेस। यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस का डिस्कस किया जा रहा है। ओके, तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो बेंडिंग मोमेंट के कारण डिस्कस होगा वो होगा 32 m डिवाइड बाई 32 m डिवाइड बाई पाई डी क्यू। कितना होगा? 32 m डिवाइड बाई पाई डी क्यू। ओके, और आपका ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण जो हमारा मैक्सिमम इस पर बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो हो जाएगा 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यू। तो यहाँ पर आपको ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट हो रहा है तो टो यहाँ पर डेवलप होता है। ओके, 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी केस में आपको क्या बोल रहा है? रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस डेवलप हुआ, ये हमारा किसके कारण हुआ? बेंडिंग मोमेंट के कारण। और ये जो स्ट्रेस जो डेवलप हुआ वो ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण डेवलप हुआ। अब यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है किसका? बेंडिंग मोमेंट टू ट्विस्टिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण तो ये आया है और ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण ये आया, तो इसको रेशियो निकाल देंगे। तो यहाँ पे 32 m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू। ओके, डिवाइड बाई 16
टी के जगह पे यहाँ पर टॉर्क जो ट्विस्टिंग मोमेंट है एम टी है, तो यहाँ पर जो टी है वो क्या पुट करेंगे, एम टी पुट करेंगे। इस जगह पे क्या पुट करेंगे, एम टी, जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम टी, ये स्मॉल टी है एक्चुअली, एम इंटू एम स्मॉल टी है डिवाइड बाई पाई डी क्यू। इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको ये कैंसिल हो जाएगा और इसे कैंसिल कीजिएगा तो 2 मीन्स दैट कि आपको मिलेगा 2m डिवाइड बाई एम टी। ओके, तो इस केस में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2m डिवाइड बाई एम टी। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले क्या किए, बेंडिंग मोमेंट जो m है उसके कारण स्ट्रेस फाइंड आउट किए, तो उसके कारण मैक्सिमम स्ट्रेस हमें मिल गया 32m डिवाइड बाई पाई डी क्यू। और ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण हमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा वो 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यू। यहाँ पे जो टॉर्क है वो ट्विस्टिंग मोमेंट है और टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट का वैल्यू गिवन है एम टी, तो यहाँ पर एम टी उसको पुट कर देंगे और इस दोनों का रेशियो निकालिएगा तो 2m डिवाइड बाई एम टी मिल जाएगा। तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 22, if a simply supported beam of a span L carries a moment force at its mid span, then the shear force diagram will be। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए एक्चुअली ये सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में है और यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, shear फोर्स डायग्राम पूछ रहा है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ L गिवन है और इस पर आपको किसी पॉइंट पर मोमेंट मिड स्पेन पर आपको मोमेंट फोर्स लग रहा है, किस पर, मिड स्पेन पर। तो उस केस में शियर फोर्स डायग्राम जो है वो कैसा, किस शेप का बनेगा वो फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हम SFD BMD का क्लास डिटेल में लिए हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 1 से 16 लेक्चर है, जिसमें 8 लेक्चर तक हम पूरा का पूरा जो है वो SFD और BMD पे क्लास लिए हैं। ओके, तो वहाँ पे डिटेल में यदि पढ़ना तो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर हमारा मिड स्पान पर एक मोमेंट m लग रहा है और इसका जो स्पान का जो लेंथ है वो l है। तो इस केस में यदि मोमेंट हमारा ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो हमारा यदि रिएक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा, सेम डायरेक्शन में, तो हमें क्या करेगा, ये स्पान जो है रोटेट कर जाएगा। तो रोटेट तो नहीं करना चाहिए, हमको स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए हम क्या करते हैं, मोमेंट जिस डायरेक्शन में लगेगा या जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगता है कि उसे रोक सके। तो यहाँ पर जो रिएक्शन लगना चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो इसका हम डायरेक्शन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इस केस में यदि देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा मोमेंट आएगा तो इस डायरेक्शन से, तो इस केस में अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आपको जो रिएक्शन है वो करेक्ट है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। अब रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जब भी यदि मोमेंट दिया रहेगा तो यहाँ पर मोमेंट इस पॉइंट पर ले गए, सेंटर पर ले गए, किसी पॉइंट पर ले गए, उस पर हमें डिपेंड नहीं करता है। ओके, डायरेक्ट हम मोमेंट को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो आपको रिएक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन मिलेगा m/l और इस केस में भी m/l मिलेगा। बट यहाँ पर आपको डायरेक्शन चेंज किए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो यहाँ -m/l हो गया और यहाँ m/l, ये रिएक्शन मिल गया। तो अब रिएक्शन आपको फाइंड आउट हो गया तो शियर फोर्स डायग्राम निकालना है, तो शियर फोर्स डायग्राम निकाल लीजिए। इस पॉइंट पर हमारा शियर फोर्स कितना है, -m/l और इस पॉइंट पर m/l। तो यहाँ से आप इस पॉइंट को लीजिएगा तो यहाँ पे आइए -m/l और बीच में कोई भी शियर फोर्स तो लग नहीं रहा क्योंकि यहाँ मोमेंट लग रहा है, तो मोमेंट को हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिर्फ हमें शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हमें स्पान का बीच सेंटर पे कहीं पे भी शियर फोर्स नहीं लग रहा तो कांस्टेंट हम जाएंगे और इस पॉइंट पर हम गए, इस पॉइंट पर आ जाते हैं, इसे ए पॉइंट और बी पॉइंट मान लिए। तो बी पॉइंट पे हमें m/l है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ऊपर की ओर जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको -m/l हो गया और ये हो गया m/l। तो नेगेटिव हमारा कांस्टेंट जो हो गया ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का डायग्राम बना। तो हमें जो शियर फोर्स डायग्राम मिला वो किस शेप का, ये रेक्टेंगल शेप का है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट 23rd, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यील्डिंग इन मटेरियल अकर व्हेन,
बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और यील्डिंग के बीच आपको रिलेशनशिप बताना है। तो एक्चुअली मटेरियल केस में जो हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो यील्डिंग स्ट्रेस का हाफ होता है। ओके, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू 0.5 ऑफ यील्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट 24 आपके स्क्रीन पर है। ए फ्रिक्शन लेस पॉइंट ज्वाइंट ट्रांसमिट ए। बताइए फ्रिक्शन लेस पॉइंट है और पॉइंट ज्वाइंट है, तो इसमें क्या ट्रांसमिट करेगा। तो इस केस में हमें ओनली फोर्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, मोमेंट को नहीं ट्रांसमिट करता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्स विच पासेस थ्रू द पिन। पिन से जो है वो फोर्स पासेस होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 25 आपके स्क्रीन पर है। करेंट वेलोसिटी थ्रू ए कॉपर कंडक्टर इज। करेंट वेलोसिटी कॉपर कंडक्टर के थ्रू कितना होगा। तो ये मेनली जो होता है माइक्रोमीटर से कम होता है। ओके, माइक्रोमीटर पर सेकेंड से कम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 26 आपके स्क्रीन पर है। ड्रॉप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। बताइए इलेक्ट्रॉन का ड्रॉप वेलोसिटी किसके बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी स्मॉल इन कंप्रेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। ओके, यहाँ पे डी द राइट आंसर हो जाएगा, वेरी स्मॉल इन कंप्रेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट 27 रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करेंट इन ए क्लोज सर्किट। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो जो है क्लोज सर्किट में कैसा होगा, कांस्टेंट होगा या वेरी करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस केस में ओम्स लॉ यूज करेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो यहाँ पर V इक्वल्स टू I इंटू आर मिलता है। जो हमारा R है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी है। ओके, इस केस में V बाई I करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R, और ये R हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो इस केस में आपको V बाई I का जो रेशियो है वो हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए रिमेन कांस्टेंट। 28 क्वेश्चन। द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज मैक्सिमम एंड डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। द स्टेटमेंट इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि रिवर्सिबल इंजन का जो एफिशिएंसी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, वो डिपेंड करता है सोर्स के टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर पे। तो ये राइट स्टेटमेंट है। मैंने इससे ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाले थे वहाँ पर मैंने T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 किए थे। और T1 क्या था, सोर्स का टेम्परेचर, और T2 था सिंक का टेम्परेचर। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि जो रिवर्सिबल इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ टेम्परेचर और सिंक ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ राइट आंसर है। तो इसके केस में जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 29 आपके स्क्रीन पर है। हीट एंड वर्क आर एग्जाम्पल ऑफ। बताइए हीट एंड वर्क जो है किसका एग्जाम्पल है। एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा सी, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र का मोड जो है वो हीट एंड वर्क बेस्ड एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। फॉर एन आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर शुड बी। आइडियल गैस के केस में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ये कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा ये चीज़। नेक्स्ट 31 कंडीशन फॉर वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज द। बताइए ओम्स लॉ के कंडीशन क्या, हमारा क्या कंडीशन को वैलिड होना चाहिए। तो इस केस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट 32 आपके स्क्रीन पर है। कार्बन ब्रशेस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में कार्बन ब्रशेस हम क्यों यूज़ करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एक्चुअली कार्बन ब्रशेस जो इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं वो हम करेंट को फ्लो को पाथ प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रोवाइड ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करेंट।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रोवाइड ए पाथ फ्लो ऑफ करेंट। नेक्स्ट 33, इंटरपोल इन डीसी मोटर आर यूज्ड फॉर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंटरपोल इन डीसी मोटर आर यूज्ड फॉर। डीसी मोटर में इंटरपोल हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। बी इज द राइट आंसर, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। नेक्स्ट 34, the air gap between a starter and armature of an electric motor is kept as small as possible। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रिक मोटर, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर में आर्मेचर और स्टार्टर जो होता है उसके बीच जो एयर गैप है वो हम एज पॉसिबल बहुत ही कम रखते हैं। वो ऐसा क्यों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम स्टार्टर और आर्मेचर के बीच जो एयर गैप है वो हम कम क्यों रखना चाहते हैं, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा हम कम रखते हैं। तो इसका मेन रीज़न है मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक। तो टू गेट ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टू गेट ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ओके। नेक्स्ट 35 आपके स्क्रीन पर है। अ स्मॉल डीसी मोटर अप टू 5 HP यूजुअली हैव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका कॉमन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 पोल। नेक्स्ट 36 आपके स्क्रीन पर है। ए डीसी मोटर कैन बी इजिली आइडेंटिफाई बाई। डीसी मोटर को हम इजिली आइडेंटिफाई करना होगा तो किससे करेंगे, तो हम इसके यूज़ करते हैं कम्यूटेटर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके। नेक्स्ट 37 आपके स्क्रीन पर है। इन ए डीसी मोटर द रोटर इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डीसी मोटर में जो रोटर है वो क्या होगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा की टू द शाफ्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, की टू द शाफ्ट। 38 आपके स्क्रीन पर है। केमिकली मार्बल इज नोन एज। बताइए मार्बल को यदि हम डिवाइड करते हैं केमिकल के आधार पर तो कैसा रॉक होगा। जो मार्बल में हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा जो जिसमें ज़्यादा होता है उसे हम कैल्शियस रॉक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियस रॉक। और सिलिका जिसमें ज़्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, सिलिशियस रॉक। और क्ले और अल्मुना ज़्यादा होगा तो उसे हम आर्जिलियस रॉक कहेंगे। ओके। और यदि हमें ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के कारण यदि वो एक कंपोजिशन से अदर कंपोजिशन में चेंज करता है एट ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। कोई भी रॉक पर यदि हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लंबे टाइम तक देते हैं और वो अपना कंपोजिशन को चेंज कर देता है तो उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट 39 आपके स्क्रीन पर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जिप्सम को कैल्सिंग करके हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे बी द राइट आंसर होगा, जिप्सम। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक आर टू बी टेकन। यदि आपको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रिक का लेंथ चेक करना होगा तो कितने नंबर ऑफ ब्रिक हम कंसीडर करते हैं। तो 20 नंबर ऑफ ब्रिक को लेकर हम इंडियन स्टैंडर्ड के माध्यम से यदि हम ब्रिक का लेंथ निकालना हो तो 20 ब्रिक्स लेते हैं और उसके बाद ही हम उसका लेंथ चेक करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 20 ब्रिक्स। ओके। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो को इतना पर हम विराम देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक चीज़ और, आपको एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द एग्ज़ाम होगा, सितंबर में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो इस चलते आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि झारखंड सरकार इस बार एक्टिव है। और अभी जो लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम डेट भी निकाल दिया और 27 जुलाई से ही लेगा। ओके। तो यहाँ पर वो अपना नोटिस जो निकाला था उस पर वो फॉलो कर रहा। तो इस चलते आप लोग जो भी तैयारी करें वो कंटिन्यू तैयारी कीजिए, क्योंकि फर्स्ट वीक सितंबर में ही एग्ज़ाम होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।